हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिविटी। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आइए और शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है ये कितना बेहतरीन क्लास होने वाला है। क्रिएटिविटी, जिसको हम सृजनात्मकता बोलते हैं, इसका जो है ये मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध होता है और ख़ास करके शिक्षा मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध होता है। आइए और शुरू करते हैं। और जितना ही आई थिंक है कि जितना आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को जान पाओ, एक्सटेंड कर पाओ अपनी नॉलेज को, उतना ही ये बेहतरीन होने वाला है। तो चैपलिन ने जो है ये 1975 में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो है परिभाषा देते हुए कहा कि क्रिएटिविटी का जो है तात्पर्य कला या फिर जो है यंत्र विज्ञान में नई आकृतियों को उत्पन्न करने अथवा जो है नवीन विधियों द्वारा समस्याओं को जो है हल करने की योग्यता है, एबिलिटी है। वहीं जो है रेवर ने 2001 में कहा कि सृजनात्मकता की जो है परिभाषा उन्होंने दिया और कहा कि सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिविटी का जो है तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जो ऐसे संसाधनों या विचारों, संप्रत्ययवाद, कलात्मक आविष्कार और सिद्धांत अथवा जो है उत्पादन में निहित होती है, जो अपूर्व या फिर और नवीन होते हैं। वहीं आर्मरोड ने 1995 में कहा है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य जो है नवीनता था मौलिक व्यापार से, जिससे जो है उपयुक्त एवं जो है उत्पादक परिणाम उत्पन्न होता है। इसकी जो है कुछ विशेषताएं हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहले नंबर विशेषता है सृजनात्मकता जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी अपूर्व या नवीन चीज़ का निर्माण करता है। दूसरा नंबर है सृजनात्मकता की जो है यानी जो क्रिएटिविटी की अभिव्यक्ति कभी नए सिद्धांतों अथवा जो है उत्पादों के रूप में होती है और कभी विचारों या फिर कलाओं के रूप में, और प्रत्येक स्थिति में पूर्वता या फिर जो है नवीनता की विशेषता वो उपलब्ध होती है। तीसरा नंबर है सृजनात्मकता जो है वास्तव में चिंतन का एक रूप है, और चिंतन के जो है मुख्य दो रूप हैं जिन्हें अभिसारी या तथा जो है अपसारी चिंतन कहते हैं। और इसी अपसारी चिंतन को जो है सृजनात्मक जो है कहा जाता है, यानी क्रिएटिविटी कहा जाता है, क्रिएटिव कहा जाता है। चौथा नंबर है सृजनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन में जो व्यक्ति किसी समस्या का समाधान है तो भिन्न भिन्न रूपों में सोचकर करता है। और यह बात जो है मोर्गन ने 1998 में कही। पांचवा नंबर है कि क्रिएटिविटी के लिए जो है नवीनता होना आवश्यक है। अब सृजनात्मक चिंतन यानी प्रॉब्लम्स इन जो है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं क्या समस्याएं होती है सृजनात्मक की, या फिर जो है सृजनात्मक जो है चिंतन की समस्याएं क्या होती है। पहला नंबर है सृष्टा का व्यक्तित्व। सृष्टा मतलब क्रिएटर्स, इसको समझ। सृष्टि करना, सृष्टि करने वाले को हम सृष्टा बोलते हैं। हिंदी में सृष्टि करना मतलब बनाना, और जो करने वाला है उसको सृष्टा बोलते हैं। तो सृष्टा का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी ऑफ क्रिएटर्स। विज्ञान, कला आदि के जो है क्षेत्रों में सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन के जो है बढ़ते हुए उपयोग की दृष्टि से वैज्ञानिकों एवं कलाकारों के जो है व्यक्तित्व को समझना आवश्यक हो गया है। और इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। कुछ अध्ययनों में जो है व्यक्तित्व के कुछ खास पक्ष को देखने का प्रयास किया गया, और कुछ अध्ययनों में जो है व्यक्तित्व के समग्र जो है ये व्यवहार किया गया है। दूसरा नंबर है सृजनात्मक योग्यताओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। समस्या यह है कि रचनात्मक चिंतन का विकास कैसे होता है। बच्चों में रचनात्मक चिंतन के विकसित होने से कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। और रेनल्ड्स ने जो है 1947 में कहा कि इस संबंध में जो है जानकारी बहुत ही सीमित है, लेकिन इसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक भी है। और सृजनात्मक जो योग्यताओं के विकास के बारे में जो है शायद हो सकता है कि आने वाले जो आगे चैप्टर्स मिलेंगे और वहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद तीसरा नंबर है कलाकार और अकलाकार यानी आर्टिस्ट और नॉन आर्टिस्ट समस्याएं। तो इसमें भी होगा भाई, अगर आर्टिस्ट है तो बेहतरीन तरीके से कर सकता है, और जो नॉन आर्टिस्ट है वो नहीं कर सकता।
चौथा नंबर है कलात्मक रचना के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस समस्या के अंतर्गत जो है सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य के जो है मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया गया है। पांचवा नंबर है प्रयोगात्मक सौंदर्य, और यहाँ जो है व्यक्ति पर कला के प्रभाव को देखना प्रधान उद्देश्य होता है, और इस संबंध में जो है वुडवर्थ का अध्ययन महत्वपूर्ण है, उन्होंने इसमें अध्ययन किया। इसके बाद छठा नंबर हो जाता है सृजनात्मक चिंतन में मानसिक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं और क्या क्या एक्टिव होती हैं। तो सृजनात्मक चिंतन की जो है अवस्थाएं क्या क्या हैं, आइए और देख लेते हैं। स्रष्टा यानी क्रिएटर्स के जो है विश्लेषण से पता चलता है कि रचनात्मक क्रियाएं काफ़ी वैयक्तिक होती हैं। फिर भी रचनात्मक चिंतन की जो है कई निश्चित अवस्थाएं हैं जो सभी स्रष्टाओं में देखी जाती है। यह चिंतन कई अवस्थाओं से गुजरता है। इस ओर जो है हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है पहली बार ध्यान दिया था, और इसका जो आयोजन ये 4 अवस्थाओं में होता है। जो हम देख लेते हैं। इसका जो रचनात्मक चिंतन की जो है ये 4 अवस्थाएं होती हैं, आइए और देख लेते हैं। पहला नंबर है आयोजन यानी प्रिपरेशन। रचनात्मक चिंतन की पहली अवस्था जो है आयोजन है, और इस अवस्था में जो है आवश्यक प्रमाणों को जो है जमा करने की तैयारी की जाती है, और इस तैयारी का उद्देश्य जो है विभिन्न घटनाओं के बीच संगठन स्थापित करना होता है। जैसे न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा, फल को देखा, और माइंड में आया ये नीचे कैसे गिरा, कुछ तो खींचा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो कहने का मतलब यही है। दूसरा नंबर है उद्भव, जिसको हम इनक्यूबेशन बोलते हैं। और सृजनात्मक जो है चिंतन की इस अवस्था में व्यक्ति जो है निष्क्रिय हो जाता है, और वह समस्या को हल करने का प्रयास छोड़ देता है और विश्राम करने लग जाता है, सो भी जाता है। और कई बार समस्या जो है का समाधान मिल भी पाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता है। इसके बाद है प्रबोधन, जिसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और सृजनात्मक चिंतन की तीसरी अवस्था में आकस्मिक जो है समस्या का समाधान मिल जाता है। हो सकता है इस समस्या का समाधान सही भी हो और गलत भी हो, परिणाम सही भी हो गलत भी हो। इसको हम सूझ भी कहते हैं दूसरी भाषा में। इसके बाद चौथा नंबर है प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन। सृजनात्मक चिंतन की जो है चौथी अवस्था जांच जिसको बोलते हैं में प्रबोधन की अवस्था से प्राप्त समाधान की जो है जांच की जाती है, और व्यक्ति प्रबोधन की अवस्था में जो सूझ प्राप्त करता है उसकी जांच करके देखता है कि वह ठीक है या फिर नहीं। और ज़मीन में जो है वस्तुओं को खींचने की शक्ति, जैसे न्यूटन को यह सूझ हुई कि ज़मीन में जो है वस्तुओं को खींचने की जो है शक्ति है। इसके बाद जो है सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच जो है संबंध क्या क्या है, आइए और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा जानकारी रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुख्य समस्या जो है यह है कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। क्या सृजनात्मक शक्ति के लिए एक तीव्र बुद्धि आवश्यक है? क्या तीव्र बुद्धि वाले जो हैं सभी व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आज भी लोग बड़े पैमाने पर शोध में लगे हुए हैं। कई सारे थीसिस पे थीसिस लोग लिखे जा रहे हैं। भारत और भारत के बाहर बड़ी तेजी से जो है इस दिशा में शोध कार्य हो रहे हैं, किंतु अब तक कोई निश्चित परिमाण नहीं मिल सका। और सृजनात्मक जो है व्यक्ति की एक सबसे बड़ी विशेषता वृद्धि है, वो रुकता नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सृजनात्मक अथवा रचनात्मक कार्य के लिए जो है बुद्धि बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए बोला जाता है कि सृजनात्मक व्यक्ति की जो है एक बहुत ही बड़ी जो विशेषता है वो बुद्धि है। परंतु सृजनात्मकता के लिए जो है उच्च व्यक्ति की जो है आवश्यकता नहीं है। बैरोन ने अपने अध्ययन में देखा कि लगभग 120 बुद्धि लब्धि से अधिक बौद्धिक योग्यता होने पर जो है उसका कोई सार्थक प्रभाव सृजनात्मक पर नहीं दिखता है। भारत भी इस दिशा में अच्छा काम किया है, और मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण, जोलोटा सामूहिक सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जोशिया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मेहता शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आदि का उपयोग करके और बौद्धिक योग्यता तथा सृजनात्मकता योग्यता के बीच संबंध देखा जा सकता है। बद्रीनाथ और सत्यनारायण ने 1979 में के अनुसार जो है अशाब्दिक संरचनात्मक सृजनात्मक जो है
तथा बुद्धि से जो है कोई संबंध इसमें नहीं होता है, यानी अशाब्दिक सृजनात्मकता और बुद्धि में कोई संबंध नहीं होता है। परंतु शाब्दिक सृजनात्मकता और बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है। मेहदी ने जो है 1977 में शहर के छात्रों की बुद्धि और सृजनात्मक योग्यता के बीच नकारात्मक संबंध पाया, जबकि देहात के छात्रों में धनात्मक सहसंबंध देखा गया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय भी पीछे रहे, वो भी लगातार मेहनत करते रहे। इसके बाद जो है बौद्धिक योग्यता, गिलफोर्ड और जो है वेफनर 1971 में आप सारे चिंतन पर जो है बल दिया और कहा है कि बौद्धिक योग्यता का सृजनात्मकता के बीच जो है उसी हद तक सहसंबंध पाया जाता है जिस हद तक दोनों चरों में अपसारी चिंतन की मात्रा उपलब्ध रहती है। और सृजनात्मक तथा बुद्धि के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सृजनात्मकता परीक्षणों के आधार पर जिन योग्यताओं का मापन किया जाता है, क्या वे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापे जाने योग्यताओं से भिन्न है। दूसरी समस्या है कि सृजनात्मकता परीक्षणों पर प्राप्त अप्राप्त अंकों के आलोक में वास्तविक जीवन में जो है सृजनात्मक उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव है। पहली समस्या के संबंध में हिलगार्ड का कहना है कि दोनों परीक्षणों के द्वारा जो है मापन की जाने वाली योग्यताओं में जो है एक बड़ी हद तक अंश छादन, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, पाया जाता है। जो बुद्धि परीक्षण पर औसत के अंक से ऊपर प्राप्त करते हैं वह सृजनात्मकता में भी जो है औसत से ऊपर अंक पाए जाते हैं। लेकिन आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि लगभग 120 बुद्धि लब्धि के बाद बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं होता है। फिर अब इसके बाद आ गया सृजनात्मकता के प्रकार और विमाएं। तो मुख्य रूप से जो है सृजनात्मकता के दो प्रकार हैं, पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। तो शाब्दिक सृजनात्मकता को हम लोग देख लेते हैं। शाब्दिक सृजनात्मकता का जो है अर्थ वह सृजनात्मक योग्यता है जिसके अभिव्यक्ति तथा भाषा जो है ये शाब्दिक सामग्रियों के रूप में होती है, जैसे कहानी लिखने, चुटकुला बनाने आदि से संबंधित मानसिक योग्यता को सृजनात्मकता जो है शाब्दिक सृजनात्मकता कहेंगे। वहीं दूसरा नंबर है अशाब्दिक जो है सृजनात्मकता, और इस सृजनात्मकता का जो है तात्पर्य उस मानसिक योग्यता से है जिसके अभिव्यक्ति आकीर्तिक कार्य से होती है, जैसे चित्रकारी करने, खिलौना आदि बनाने में होती है। सृजनात्मकता की विमाएं क्या हैं, आइए और हम लोग देख लेते हैं। इसकी भी जो है मुख्य रूप से कई सारी अलग अलग विमाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो विमाएं हैं, शाब्दिक सृजनात्मकता और अशाब्दिक सृजनात्मकता की जो है ये अलग अलग विमाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शाब्दिक सृजनात्मकता की जो है विमाएं यानी डायमेंशंस ऑफ वर्बल क्रिएटिविटी। टोरेंस ने जो है शाब्दिक सृजनात्मकता के जो है कुछ विमाओं का उल्लेख किया, और पहला नंबर है धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी। इसका तात्पर्य जो है ये विचारों की जो है निसंकोच अभिव्यक्ति से है। जो व्यक्ति अपने विचारों को जो है खुले मन से अभिव्यक्त कर देता है उसमें जो है धारावाही बीमा अधिक समझा जाता है, और जिस व्यक्ति में यह योग्यता कम होती है उसे उसमें जो है धारावाहिता कम समझा जाता है। दूसरा नंबर है लचीलापन। इसका तात्पर्य जो है विचारों की विविधता से, और जो व्यक्ति अपने विचार को जो है भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करने अथवा जो है अपनी समस्याओं को भिन्न भिन्न तरीकों से जो है समाधान करने की योग्यता अधिक रखता है उसमें जो है लचीलापन अधिक समझा जाता है। तीसरा नंबर है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। इसका तात्पर्य व्यक्ति के कार्य अथवा या फिर विचार की जो है अपूर्वता या फिर नवीनता से है। जो व्यक्ति अपने विचारों को अनोखे ढंग से व्यक्त करता है अथवा अपनी समस्या का समाधान नए ढंग से करता है उसमें मौलिकता अधिक समझा जाता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा शाब्दिक। अब इसके बाद अशाब्दिक संरचनात्मकता की जो है विमाएं। टोरेंस ने जो है अशाब्दिक संरचनात्मकता की जो है दो विमाओं का उल्लेख किया है। पहला नंबर है विस्तारण, जिसको हम इलोबरेशन बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने विचार से जो है व्यक्त करने में कहाँ तक सक्षम है। जैसे कोई कलाकार अपने जो है विचार को अधिक विस्तृत कला के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकता है।
तो अगर हो जाता है तो फिर वो समझा जाता है कि उसके अंदर जो है विस्तारण की जो है योग्यता है। दूसरा नंबर है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। इसमें भी है शाब्दिक सृजनात्मकता के साथ साथ जो है अशाब्दिक सृजनात्मकता में भी जो है मौलिक विमा पाई जाती है, और इसका तात्पर्य उस योग्यता से है जो किसी कार्य चित्र अथवा को जो है अनोखा बना देता है। इसके बाद सृजनात्मकता का मापन है, और आई थिंक इसके बाद 15 नंबर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर था जिसको हम करीब करीब 3-4 पार्ट में लेके आए। खुशी है कि आज ख़त्म हो गया। सृजनात्मकता को जो है मापने हेतु कई सारे परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, और करीब 12-13 परीक्षण हम पढ़ेंगे। पहला नंबर है टोरेंस सृजनात्मकता परीक्षण, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। टोरेंस ने 1966 में जो है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को मापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसके 2 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में केवल जो है शाब्दिक सृजनात्मकता का मापन किया जाता है, और इसके 4 उप परीक्षण है, जिसके जो है परिणाम अपूर्व योग, नवीन संबंध तथा जो है उत्पाद प्रगति कहते हैं। और इसका अंकन जो है 3 विमाओं तथा जो है धारा प्रवाहिकता में अलग अलग लचीलापन के संदर्भ में किया जाता है। वहीं जो है अशाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण के भी जो है 3 उप परीक्षण है, जिनके लिए जो है 3 तरह की सामग्रियों का जो है उपयोग किया जाता है, और चित्र रचना क्रिया, अपूर्ण आकार क्रिया और बहुआयामी सहचार क्रिया का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। और टोरेंस ने जो है ये टोरेंस सृजनात्मकता परीक्षण का जो है अनुकूलन भारत में जो है बाकर मेहदी ने 1973 में किया, और जिन्होंने जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण जिसे हम कहते हैं। और ये जो है 2 प्रकार के हैं। पहला नंबर है सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण, और दूसरा नंबर है सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। इसके बाद है सृजनात्मकता को जो है उन्नत कैसे बनाया जाए, भाई, और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है पाठ्यक्रम की जो है विविध प्रविधि, यानी बालकों में जो है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को उन्नत बनाने की एक विधि का उपाय यह है कि पाठ्यक्रम में जो है विविधता की व्यवस्था की जाए। जैसे पहले नंबर है पाठ्यक्रम में विविधता, और दूसरे नंबर में है पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिन पर विविध रूपों से जो है सोच विचार करना संभव हो। तीसरा नंबर पाठ्यक्रम में शामिल किए गए जो है विषयों की मौलिकता की जो है विशेषता उपलब्ध हो। चौथा, उसमें विस्तारण की संभावना हो। और 5वां नंबर पाठ्यक्रम में लचीला की जो है विशेषता मौजूद हो। इसके बाद दूसरा नंबर है मस्तिष्क झंझावती अध्यापन विधि, यानी ब्रेन एस्ट्रोमी टीचिंग मेथड। बालकों की सृजनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि प्रभावी अध्यापन विधि का उपयोग करें। और प्रभावी अध्यापन विधि का अर्थ यह है कि जिससे जो है बालकों का मस्तिष्क झंझा जाए और किसी अध्यापन पर जो है विविध रूप से जो है चिंतन करने के लिए उत्प्रेरित हो सके। तीसरा नंबर है अपरंपरा अध्यापन विधि। बालकों में जो है सृजनात्मकता चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में अपरंपरावादी तरीके से बालकों को शिक्षा दें। इससे लाभ होगा कि वे किसी समस्या के समाधान के लिए परंपरावादी मार्ग से हटकर सोचने के लिए जो है उत्प्रेरित हो सकेंगे, और इसके चलते जो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। चौथा नंबर है आत्मा अभिव्यक्ति विधि। बालकों में जो है सृजनात्मकता को जो है प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दे। बालकों को इस तरह का अवसर मिलना चाहिए कि वे सक्रिय रूप से अपने विचारों को भिन्न भिन्न तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद 5वां नंबर है लेख प्रतियोगिता। लेख प्रतियोगिता यानी निबंध जो है लिखने के लिए दे दिया जाता है, कोई लेटर लिखने के लिए दे दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि बच्चा अगर टॉप करेगा, अच्छा जिसका होगा उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। इससे जो है उनके अंदर एक एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद 6ठा नंबर है परिचालन प्रविधि। वर्ग में जो है शिक्षकों की भूमिका परिचालक
की हैसियत से भी महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए कि वे कक्षा में बालकों में जो है परिचालन की योग्यता विकसित करें, जिससे वे जिस हद तक उन्हें परिचालन सिखाने में सफल होते हैं उसी हद तक बालकों में जो है सृजनात्मक चिंतन के उन्नत बनने की जो है संभावना रहती है। इसके बाद है रचनात्मक आलोचना विधि। शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों में जो है रचनात्मक आलोचना दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। जब बालक किसी विषय के संबंध में रचनात्मक आलोचना दृष्टि अपनाते हैं तो वो इस विषय के संबंध में नए नए ढंग से सोच विचार करते हैं और उनके अंदर जो है एक नई जो है वो सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं जो है सहज रूप से ही विकसित हो जाती हैं। इसके बाद 8वां नंबर है व्यक्तिक भिन्नता प्रवृत्ति। बालकों की जो बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता, आवश्यक तथा जो है धातु स्वभाव में जो है व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि उन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों में जो है सृजनात्मकता की जो है चिंतन की दिशा जो है निर्धारित करें। उसके बाद 9वां नंबर है सहायक वातावरण प्रविधि। बालकों में जो है सृजनात्मकता चिंतन को उन्नत बनाने के लिए अभी आवश्यक है कि स्कूल के भीतर तथा बाहर के वातावरण को इस हद तक अनुकूल बनाया जाए कि बच्चों को जो है रचनात्मक जो है बुद्धि में जो है सहायता मिल सके। और इस संदर्भ में शिक्षक के साथ साथ माता पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। घर पे भी वैसा वातावरण माता पिता बना के रखें जिससे बच्चे जो है क्रिएटिव माइंडसेट के हो सकें। उसके बाद 10वां नंबर है शिक्षक प्रशिक्षण प्रविधि। बालकों में जो है सृजनात्मक चिंतन के विकास की संभावना बालक की योग्यता के साथ साथ शिक्षक की योग्यता पर भी निर्भर करती है। अतः शिक्षक में जो है अपेक्षित सामर्थ्य, कौशल, रुचि तथा जो है धातु स्वभाव के साथ साथ उससे जो है प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। आज का चैप्टर तो थोड़ा छोटा है आज का क्लास, लेकिन ख़त्म हो गया, खुशी की बात है। और अभी यहाँ से 17 चैप्टर बाकी हैं इस बुक के, तो उम्मीद करते हैं कि 16-17 के आसपास, आई थिंक 17 से 18 के आसपास हमारे से हम लोग क्लासेस का भी शुरू कर लेंगे। जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका और भी कई सारे जो हैं सब्जेक्ट्स उनका भी हम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आपका प्यार मिलता रहेगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।